तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता मौर्य नीट विद्यापीठ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मोनेरा जगत के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वे सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे एनिमल्स, प्राणी जिनको कि हम नग्न आँखों से न देख पाएँ, ठीक है, तो उन्हें सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं और जो कि बैक्टीरिया है वे सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रत्येक जगह पाया जाता है, हर एक जगह पे पाया जाता है। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। अगर हम बात करें एक मुट्ठी अगर मिट्टी ले लें तो इसमें सैकड़ों मतलब कि 100 प्रकार से भी अधिक बैक्टीरिया देखे गए हैं, ठीक है। ये गर्म जल, झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। यानी इसमें बोला गया है कि चाहे वो गर्म झरने हो, चाहे मरुस्थल यानी रेगिस्तान हो, चाहे बर्फ हो या फिर गहरे समुद्र हैं, हर एक जगह पे, हर एक स्थान पे बैक्टीरिया पाया जाता है। प्रतिकूल एवं विषम परिस्थिति पे जहाँ के दूसरे जीव नहीं रह सकते वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चाहे आग हो चाहे वो बर्फ हो, हर जगह पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता है उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। यानी कई ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अन्य जीव पर रहते हैं, यानी कुछ जीवों के ऊपर रहेंगे या जीव के अंदर भी रह सकते हैं, और कुछ तो परजीवी के रूप में यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पे 4 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके शेप के आधार पे, आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से पहला है कोकस, यानी जो पहला है कोकस, कोकस का मतलब होता है गोला आकार, ठीक है। इसको बहुवचन में कोकाई बोलते हैं। दूसरा है छड़ा आकार यानी बैसिलस, बैसिलस यानी बैसिलाई, इसको बहुवचन में बोला जाता है। और कॉमा आकार के विब्रियम, बहुवचन विब्रिया, और कॉमा आकार के जो होते हैं वो विब्रियम होते हैं, यानी इनको विब्रियो बहुवचन में बोला जाता है। अब ये कैसे दिखते हैं, तो ये कॉमा आकार के दिखाई देते हैं। तथा चौथा है सर्पीला आकार, स्पाइरिलम, बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। और जो फोर्थ शेप के आधार पर बैक्टीरिया बांटा गया है वह है स्पाइरिला, ठीक है। और इसका जो एक वचन है स्पाइरिलम है। इसमें बैक्टीरिया में 1 से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान देना है। ये है कि जो बैसिलाई होते हैं यानी जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उनमें बीजाणु पाया जाता है, ठीक है। और जो स्पाइरिला है, स्पाइरिला में कसाव पाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। अब हम आगे देखते हैं बैक्टीरिया में क्या दिया हुआ है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। यानी जो बैक्टीरिया है उसका जो संरचना है, अगर संरचना की बात करें तो बहुत ही सरल दिखाई देता है, देखने में तो बहुत सिंपल होगा, लेकिन जो इसका व्यवहार होता है यानी जो बिहेवियर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा। और संरचना जो होगा वो सिंपल होगा। आगे दिया है कि चयापचय उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में अत्यंत अधिक विविधता पाई जाती है। यानी अगर हम बात करें चयापचय जो अभिक्रियाएं होती हैं, उपापचय जो होता है यानी जो कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती हैं उनके आधार पे अगर देखें तो बैक्टीरिया में सबसे अधिक
यानी बहुत ही अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यानी इनके अगर हम पोषण की बात करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थों से भी प्राप्त करते हैं। कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रसायन संश्लेषी यानी रासायनिक पदार्थों पर अपना जो है लाइफ व्यतीत करते हैं, अर्थात ये जो होते हैं ये रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी बैक्टीरिया होते हैं। और उसके आगे दिया गया है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। आगे वे भी लिखा है, अपने भोजन के लिए ये अन्य जीवधारियों जैसे कि मृत हो चाहे जीवित पदार्थ हो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया क्या होता है ये देख लेते हैं। आद्य बैक्टीरिया का हम इंग्लिश में आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, यानी एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान जैसे अत्यंत लवड़ी क्षेत्र है जिसको हैलोफी रीजन कहते हैं, गर्म झरने वाले क्षेत्र जिसको थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं, एवं कच्छ क्षेत्र जैसे मेथेनोजेन में पाए जाते हैं। यानी जो आर्की बैक्टीरिया है यह एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया है क्योंकि इनका सेल वॉल एक अलग पदार्थों से बना होता है जो इनको प्रतिकूल वास स्थानों में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अब ये बैक्टीरिया कठिन वास स्थान जैसे कि अत्यंत लवड़ी क्षेत्र यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लवड़ हो, नमक हो, उस जगह पे पाए जाते हैं तो उसको हैलोफी रीजन कहते हैं। और दूसरा होता है गर्म झरने वाला क्षेत्र यानी जिसको थर्मो एसिडोफिलस क्षेत्र बोलते हैं, उस जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तीसरा है मेथेनोजेन बैक्टीरिया। ये रूमिनेंट पशु जो होते हैं उनके कच्छ क्षेत्र में यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें यह पाया जाता है, यानी जो उनका गोबर होता है उनमें मेथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आगे वही चीज़ लिखा है कि आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशु जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। इनके गोबर से मीथेन यानी जैव बायोगैस का उत्पादन करते हैं। यानी हमने जो बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो आद्य बैक्टीरिया है ये जो है मेथेनोजेन यानी रूमिनेंट जो पशु हैं उनके आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, और अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अब आंत में पाए जाते हैं तो उसके द्वारा ये उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि गोबर है उसमें भी ये प्राप्त होते हैं, उनमें उसमें भी ये पाए जाते हैं। और इसीलिए जब हम बायोगैस के लिए उनके गोबर का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे मेथेनोजेन बैक्टीरिया एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यू बैक्टीरिया के बारे में, देखते हैं क्या दिया है। यू बैक्टीरिया, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब यानी चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी जो यू बैक्टीरिया होता है, ठीक है, यू बैक्टीरिया उनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है उसकी वजह से होता है, प्लस इसमें एक कसाब पाया जाता है। कसाब का मतलब कि इनको ये जो कसाब होते हैं वो चलने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें चल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब अगला है साइनो बैक्टीरिया के बारे में, तो जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, ये हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ये पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। और साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकी कॉलोनी अथवा तंतु में लवण जलीय समुद्र स्थलीय शैवाल है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकी कॉलोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। यानी जो साइनोबैक्टीरिया होता है उन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल कहते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और
ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी कॉलोनी के रूप में भी रहते हैं, तंतुमयी यानी फिलामेंटस भी रहते हैं, और लवण जल यानी जो शुद्ध जल होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, समुद्र जल होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, प्लस स्थलीय जो शैवाल होते हैं उनमें भी ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है जो प्रदूषित जल में बहुत फलते और फूलते हैं। यानी जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है वो प्रदूषित जल यानी जो गंदा पानी होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा फलते फूलते हैं, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फिगर दिया है, एक तंतुमयी शैवाल है और यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी एक नील हरित शैवाल है। अब इसमें एक हेट्रोसिस्ट नाम का या टेट्रोसिस्ट यहाँ पे लिखा गया है, इस नाम का एक इनके सेल में ही एक ऐसा मतलब विशिष्ट कोशिका होती है जो नाइट्रोजन को स्थिर करती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसमें हम इस जो नॉइस्टॉक का यहाँ फिगर दिया है तो इसमें हम यहाँ हेट्रोसिस्ट देख रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे पहली बात कि जो नॉइस्टॉक होता है वो फिलामेंटस होता है यानी तंतुमयी शैवाल है। अब इसके चारों तरफ एक श्लेष्मा यानी म्यूकस का लेयर पाया जाता है जिसको श्लेष्मी आच्छाद कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉइस्टॉक के बारे में था। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन संश्लेषी हैं यानी केमिकल्स के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया इस एग्जाम्पल में दे रखा है नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया। ठीक है, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट अमोनिया करते क्या है तो अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीकृत करने के बाद उससे एटीपी उत्पादन करते हैं और उसी एटीपी का उपयोग वो ऊर्जा के रूप में करते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आयरन और सल्फर ये चार ऐसे कंपाउंड हैं, ये चार ऐसे तत्व हैं जिनको कि ये जो बैक्टीरिया है वो पुनः चक्रण में यानी उनके पोषकों के पुनः चक्रण में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, परपोषी बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों पर निर्भर है, दूसरे जीवों पर निर्भर है और अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इनमें और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। अब ये अपघटक है यानी अपघटक का मतलब कि सड़े हुए जो पदार्थ हैं, ठीक है, या जो मृत पदार्थ है उनको ये तोड़ते हैं, तोड़ के खंडन करेंगे उसका और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधित गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ये दूध से दही बनाने, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। यानी जो ये परपोषी बैक्टीरिया है ये मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि दूध है तो दूध से दही बनाना है तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है अपना काम करता है। उसी तरह जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं वहाँ पे भी हम देखें कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं। तीसरा है लेग्यूम पादपों की जड़ों में जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है तो वो वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। और यहाँ पे साथ ही लिखा है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोगजनक है। रोगजनक का मतलब रोग के कारक हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्य में भी उत्पन्न कर सकते हैं, फसल में जो होते हैं उनमें उत्पन्न करते हैं, फार्म यानी जो हम लोग बत्तख पालते हैं, मुर्गी पालते हैं उनमें भी ये रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ पालतू पशुओं को भी ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला है कि विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। दिया हुआ है कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, यानी एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं।
ठीक है, और अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगी। तो इसी विधि के द्वारा यानी जो कोशिका विभाजन विधि है उसी के द्वारा जो है बैक्टीरिया जनन करते हैं। कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। जब बैक्टीरिया की परिस्थिति अनुकूल ना हो यानी उनके प्रतिकूल हो, उनके लाइफ की प्रतिकूल होती है, तो उस समय ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये बीजाणु फटते हैं और एक नए-नए बैक्टीरिया को उत्पन्न कर देते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। अगले लाइन में दिया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनमें होता क्या है कि ये बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया बनते हैं, प्लस इस जब दूसरे बैक्टीरिया बनते हैं तो इनमें डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे एक फिगर दिया है कि विभक्त होता हुआ यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोशिका झिल्ली है बैक्टीरिया का, ये कोशिका भित्ति है, ठीक। और इसमें ये देख रहे हैं डीएनए का पुरातन स्थानांतरण यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अगला है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं, ठीक है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं या होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है, ठीक है। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका हमने बता ही दिया, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहता है। अनेक माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो प्राणियों या पादपों के लिए रोगजनक होते हैं, यानी चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उन सब के लिए जो अनेक माइकोप्लाज्मा रोगजनक होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।